करीब 32 साल की एक महिला अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में मोबाइल फोन था और वो काफी देर से स्क्रीन पर लगातार कुछ देख रही थी। समय कैसे बीत रहा था उसे खुद भी एहसास नहीं हो रहा था। तभी उसकी छोटी बहन, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास थी, धीरे धीरे उसके पास आई। उसके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी और इंतजार का भाव था। वह पास आकर बोली, दीदी अब मोबाइल मुझे दे दो ना, आप बहुत देर से चला रही हो। बड़ी बहन ने उसकी बात सुनी, कुछ पल के लिए स्क्रीन से नजर हटाई, फिर बिना ज्यादा बहस किए मोबाइल अपनी छोटी बहन की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन यह छोटा सा दृश्य घर के एक और सदस्य की नजरों से छिपा नहीं था। उनके पिता वहीं पास में मौजूद थे। उन्होंने पूरा घटनाक्रम देखा। जैसे ही मोबाइल छोटी बहन के हाथ में गया, पिता तेज कदमों से आगे बढ़े। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने बड़ी बेटी को डांटते हुए कहा, तुम जैसी खुद हो वैसे ही इसे भी बना दो। पहले ही तुम बिगड़ चुकी हो, अब इसे भी बिगाड़ने लगी हो। ये शब्द तीर की तरह लगी। बड़ी बेटी को यह बात बेहद बुरी लगी। उसने जवाब देना शुरू किया। शायद वह अपनी सफाई देना चाहती थी या फिर अपने ऊपर लगे आरोपों का विरोध कर रही थी। लेकिन पिता का गुस्सा उस समय चरम पर था। कुछ ही पलों में बात इतनी बढ़ गई कि पिता ने एक के बाद 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जिस तरह पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था, उसी तरह उनकी बेटी के अंदर भी आक्रोश भर गया। उसने अचानक अपने पिता का कॉलर पकड़ लिया। बात सिर्फ शब्दों तक नहीं रही, वह उन्हें धक्का देते हुए इधर उधर खींचने लगी। घर के अंदर शोर गूंजने लगा। उसी समय उनकी बुजुर्ग माँ की नजर इस दृश्य पर पड़ी। वह वहीं मौजूद थी। उम्र दराज माँ घबराई हुई हालत में तुरंत आगे बढ़ी। अपने पति को बचाने के लिए वह अपनी ही बेटी से हाथ जोड़कर विनती करने लगी, बेटा छोड़ दे, ऐसा मत कर। लेकिन घर के अंदर उठ रही आवाजें अब दीवारों के बाहर भी पहुंच चुकी थी। आसपास के लोग, राहगीर, पड़ोसी, जिसे भी शोर सुनाई दिया, वे लोग तुरंत उस घर की तरफ दौड़ पड़ा। आखिरकार लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर माहौल को शांत किया। समझा बुझाकर बेटी को अलग किया गया। कुछ देर बाद वह शांत हो पाई। लेकिन इस शांति के पीछे एक कड़वी शर्त छिपी थी। उसने साफ शब्दों में कह दिया, आज के बाद मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी और खुद खाऊंगी। न तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी, न तुमसे कुछ लूंगी। आज से मैं अलग हूं। जैसे अक्सर बेटे अपने माता पिता से अलग हो जाते, उसी तरह इस घर की बेटी ने खुद को परिवार से अलग घोषित कर लिया। लोगों ने सोचा, चलो अगर अलग रहना ही समाधान है तो वही सही। शायद दूरी से झगड़ा कम हो जाएगा, मामला यही खत्म हो जाएगा। लेकिन किसे पता था कि यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। करीब 1 महीना बीता और फिर इसी घर के अंदर एक ऐसी वारदात होती है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक खौफनाक हत्या। उसकी गूंज सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। अखबारों, सोशल मीडिया और खबरों के जरिए यह मामला दूर दूर तक फैल गया। लोग हैरान थे, चर्चा कर रहे थे और एक ही सवाल बार बार उठा रहे थे, क्या सच में इंसानियत इतनी बदल गई है? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हरि सिंह आप सभी दोस्तों का अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बता दूं कि आपको ये कहानी स्पष्ट रूप से समझाने के लिए मैंने कुछ AI से बनाए हुए वीडियोस का इस्तेमाल किया है ताकि आपको ये कहानी अच्छी तरह समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में एक थाना आता है, भोफला पुलिस स्टेशन। इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है मोरना। करीब तारीख थी 23 फरवरी 2026। सुबह लगभग 6 बजे के आसपास का वक्त था। गांव में स्थित एक रविदास मंदिर और मंदिर के ठीक पीछे बना एक घर, यही से शुरू होती है इस अपराध की जड़ें। दोस्तों, उस सुबह आखिर ऐसा क्या हुआ था, आइए जानते हैं। 23 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 6 बजने का समय था। गांव मोरना में स्थित उस घर के अंदर रोज की तरह दिन की शुरुआत होने वाली थी। परिवार के सदस्य अपने अपने कमरों में सो रहे थे। घर की 55 वर्षीय महिला, जिसका नाम चंद्रकली था, रोज की तरह सुबह उठी। वह मुख्य दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी ताकि घर के बाहर का कामकाज शुरू किया जा सके। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया ही था, उनकी नजर जमीन पर पड़ी एक भयावह तस्वीर पर ठहर गई। उनके पति
जो कि 58 वर्षीय किसान राम प्रसाद थे, वो जमीन पर खून से लथपथ पड़े हुए थे। उनके पति जो कि 58 वर्षीय किसान थे, उनका नाम राम प्रसाद था, जो जमीन पर खून से लथपथ पड़े हुए थे। एक पल के लिए चंद्रकली को समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो गया। अगले ही क्षण वह जोर जोर से रोने लगी और चीखने लगी। उनकी आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। घर में उनके 2 बेटे और 2 बेटियां सो रहे थे। माँ की चीख पुकार सुनते ही वे घबराकर अपने कमरों से बाहर आए। बाहर से गुजर रहे राहगीरों तक भी यह आवाज पहुंच चुकी थी। जो लोग उस समय रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने शोर सुना और घर की ओर दौड़ पड़े। आसपास के पड़ोसी भी तुरंत वहां पहुंच गए। कुछ ही मिनटों में यह खबर पूरे गांव में फैल गई। बड़ी संख्या में लोग उस घर के बाहर जमा हो गए। जब लोगों ने अंदर जाकर देखा तो पाया कि राम प्रसाद की मौत हो चुकी थी। उनका शरीर पूरी तरह खून से सना हुआ था। मौके पर मौजूद परिवार के लोगों ने बताया कि रात में कुछ अज्ञात बदमाश घर में घुस आए थे। उनका कहना था कि बदमाशों ने लूटपाट करने की कोशिश की। जब राम प्रसाद ने विरोध किया तो उन पर हमला कर दिया गया और उसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। कुछ ही समय में पुलिस मौके पर पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के भोपा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस गांव में वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। एसपी देहात आईपीएस आदित्य बंसल, सीओ देवव्रत वाजपेयी और एसओ जसवीर सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी मौजूद था। जब पुलिस ने शव का निरीक्षण किया तो स्थिति बेहद गंभीर थी। राम प्रसाद के गले पर कई बार वार किए गए थे। उनके पेट पर भी गहरे घाव थे। यह साफ प्रतीत हो रहा था कि हमला लगातार और जान से मारने की नीयत से की गई थी। अब सवाल यह था कि यह सब किसने किया और क्यों? पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशना चाहती थी। परिवार के सदस्य भी सच्चाई जानना चाहते थे। पूरे गांव में एक ही चर्चा थी, आखिर राम प्रसाद की हत्या किसने की और इसके पीछे का क्या वजह? राम प्रसाद एक संपन्न किसान माने जाते थे। उनके पास अच्छी खासी खेती की जमीन थी। गांव में उनकी पहचान एक मेहनती और व्यवस्थित व्यक्ति के रूप में। ऐसे में लूट की कहानी पर भी कई लोगों का संदेह हो रहा था। क्या सचमुच यह सिर्फ लूट का मामला था या इसके पीछे कोई और कारण छिपा था? जांच के दौरान डॉग स्क्वाड की टीम ने काम शुरू किया। पुलिस का प्रशिक्षित कुत्ता घर के अलग अलग हिस्सों में जाकर सूंघने लगा। वह कभी एक कमरे में जाता तो फिर दूसरे कमरे में जाता। इसी तरह से वो हर कमरे का निरीक्षण किया। गौर करने वाली बात यह थी कि वह बार बार घर के अंदर ही घूम रहा था और बाहर की ओर ज्यादा नहीं जा रहा था। इस बीच फॉरेंसिक टीम भी बारीकी से साक्ष्य जुटा रही थी। जिस चारपाई के पास राम प्रसाद सो रहे थे, वही जमीन पर कुछ लंबे बाल पड़े थे। उन बालों की लंबाई सामान्य से अधिक और उन पर खून के निशान भी दिखाई दे रहे। यह एक महत्वपूर्ण सुराग था डॉग स्क्वाड का। डॉग स्क्वाड का कुत्ता भी बार बार उसी क्षेत्र के आसपास घूम रहा था। वह घर के अलग अलग कमरों में जाकर सूंघता, फिर वापस उसी जगह लौट आता। इससे पुलिस के मन में शक और गहरा हो गया कि मामला जितना बाहर से दिखाई दे रहा था शायद उतना सीधा नहीं है। अब जांच एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। जांच के दौरान डॉग स्क्वाड का कुत्ता घर के एक भूसे वाले कमरे तक पहुंच गया। वह बार बार उसी कमरे के अंदर घूम रहा था। अचानक उसने अपने पंजों से भूसे को खुरचना शुरू कर दिया। यह संकेत था कि वहां कुछ असामान्य हो सकता है। पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। डॉग की हरकत को देखते हुए भूसे को हटाया गया। कुछ ही क्षणों में वहां से एक पोटली बरामद, जो जानबूझकर भूसे के अंदर छिपा कर रखी गई थी। पोटली को सावधानी पूर्वक बाहर निकाला गया। यह बरामदगी जांच के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती थी। अब पुलिस ने घर के हर सदस्य से विस्तार से बातचीत शुरू की। घर के मुखिया राम प्रसाद की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी पत्नी 55 वर्षीय चंद्रकली मौजूद थी। बड़ा बेटा अमित जिसका उम्र लगभग 32 वर्ष थी, एक बेटी कोमल जिसकी उम्र लगभग 31 वर्ष थी और जो 5वीं तक पढ़ी लिखी थी जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष थी,
एक बेटी कोमल जिसकी उम्र लगभग 31 वर्ष थी और वो जो 5वीं तक ही पढ़ी लिखी थी। एक बेटी जो वर्तमान में 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी और जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष। सबसे छोटा बेटा सुमित जिसका उम्र लगभग 13 वर्ष थी। इसके अलावा परिवार की 2 बड़ी बेटियां थी जिसकी शादियां हो चुकी थी। उनमें से एक ने प्रेम विवाह किया था जबकि दूसरी की शादी परिवार की सहमति से हुई। पुलिस लगभग 2 घंटे तक घर के अंदर रही। इस दौरान हर कोने की तलाशी ली गई, हर छोटे बड़े पहलू पर ध्यान दिया गया। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से यह स्पष्ट होता जा रहा था कि मामला वैसा नहीं है जैसा शुरू में बताया गया। घर का सामान अपनी जगह पर व्यवस्थित रखा हुआ था। किसी प्रकार की तोड़फोड़ और जबरन प्रवेश के संकेत नहीं मिले। ऐसे प्रतीत नहीं हो रहा था कि घर में कोई लूटपाट की या डकैती का प्रयास किया गया हो, ऐसा कुछ नहीं। अब एक बड़ा सवाल सामने था, यदि यह लूट का मामला नहीं था तो फिर हत्या किसने की? पुलिस ने परिवार के सदस्यों से पूछा कि अब ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि घर में लूटपाट हुई हो या डकैती का प्रयास किया गया हो। अब एक बड़ा सवाल सामने था, यदि यह लूट का मामला नहीं था तो फिर हत्या किसने की? पुलिस ने परिवार के सदस्यों से पूछा कि जब राम प्रसाद पर हमला हो रहा था तब बाकी लोग क्या कर रहे थे? जवाबों में स्पष्टता नहीं थी। इसलिए निर्णय लिया गया कि सभी प्रमुख सदस्यों को थाने ले जाकर अलग अलग पूछताछ की जाए। चंद्रकली और उनके चारों बच्चों, अमित जो 32 वर्ष का था, सुमित जो 13 वर्ष का था, 31 वर्षीय बेटी कोमल और 16 वर्षीय बेटी, सभी को थाने ले जाया गया। थाने में उनसे अलग अलग कमरों में पूछताछ की गई। जब पुलिस ने बयान दर्ज करने शुरू किए तो एक महत्वपूर्ण बात सामने आई। परिवार के 3 सदस्यों के बयान लगभग एक जैसे थे। उनके जवाबों में समानता थी और वो बार बार वही कहानी दोहरा रहे थे, लेकिन दोनों बेटियों के बयान अलग अलग। 16 वर्षीय बेटी का बयान एक तरह का था जबकि 31 वर्षीय बेटी कोमल का बयान उनसे मेल नहीं खा रहा था। दोनों की बातों में अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इसी दौरान पुलिस की नजर छोटी बेटी के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में चोट के निशान थे। पुलिस अधिकारी ने उससे पूछा कि ये तुम्हारे हाथ पर जो चोट है वो किस प्रकार से हुई, कैसे चोट लगी? छोटी बेटी ने जवाब दिया, मैं बुग्गी पर जा रही थी, उसी दौरान चोट लग गई। उसका जवाब दर्ज कर लिया गया, लेकिन पुलिस को संदेह था। चोट का निशान ऐसा लग रहा था मानो किसी संघर्ष के दौरान लगा हो। यह सिर्फ एक साधारण गिरने की चोट नहीं प्रतीत हो रही। अब जांच और भी गंभीर दिशा में बढ़ रही। क्या यह मामला परिवार के अंदर का था? क्या किसी ने सच्चाई छिपाने की कोशिश की थी? और भूसे के कमरे से मिली पोटली में आखिर क्या था? इन सवालों के जवाब अब पुलिस की अगली कार्रवाई पर निर्भर थे। जब पुलिस ने दोनों बहनों से अलग अलग पूछताछ तो एक और मामला सामने आया। बड़ी बेटी के शरीर के एक हिस्से पर ही चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने उससे पूछा कि यह चोट कैसे लगी। उसने जवाब दिया कि वह खेत की तरफ बुग्गी पर जा रही थी और रास्ते में गिर गई जिससे उसे चोट लग गई। छोटी बहन ने भी लगभग यही कारण बताया। दोनों ने कहा कि उन्हें एक साथ चोट लगी थी। यही बात पुलिस के लिए संदेह का कारण बन गई क्योंकि दोनों के बयान एक जैसे थे। इसी दौरान भूसे के ढेर से मिली पोटली खोली गई। उसमें 2 जोड़ी कपड़े मिले और वे खून से सने हुए थे। जब परिवार से पूछा गया तो पता चला कि एक जोड़ी कपड़े छोटी बेटी के थे और दूसरे जोड़ी कपड़े बड़ी बेटी के थे। अब पुलिस का शक और गहरा हो गया। अधिकारियों ने दोनों से साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर सच बता दिया जाए तो ठीक रहेगा, अन्यथा कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। कुछ देर की सख्ती के बाद बड़ी बेटी का व्यवहार बदल गया। वह भावुक और गुस्से में आकर बोलने लगी। उसने कहा कि इस घर में बेटियों और बेटों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता था। बेटों को खुली छूट थी लेकिन बेटियों पर सख्त पाबंदियां थी। उन्हें पड़ोस में जाने की अनुमति नहीं थी। रिश्तेदारों के यहाँ भी जाने से रोका गया था और किसी दोस्त से खुलकर बात करना भी आसान नहीं। उसने यह भी कहा कि मोबाइल फोन तक के इस्तेमाल पर लगातार निगरानी रहती थी। वह लगभग 32 वर्ष की हो चुकी थी लेकिन उसकी शादी अभी तक नहीं कराई गई। उसके अनुसार उसने कई बार अपने पिता से विवाह की बात कही पर हर बार उनकी बात को टाल दी जाती थी। इन बातों को लेकर उसके मन में गुस्सा और असंतोष बढ़ता गया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि 22 फरवरी 2026 को उसने एक परिचित युवक के माध्यम से नींद की गोलियों का इंतजाम कराया। उसी दिन घर में सामान्य रूप से भोजन बनाया गया था, आलू गोभी की सब्जी, रोटी और खीर।
परिवार ने मिलकर भोजन किया। राम प्रसाद को खीर पसंद थी और उन्होंने 2 कटोरियां खाई, बाकी परिवार के अन्य सदस्यों के लिए छोड़ दी। उसी दिन घर में सामान्य रूप से भोजन बनाया गया। आलू गोभी की सब्जी, रोटी और खीर। परिवार ने मिलकर भोजन किया। राम प्रसाद को खीर पसंद थी और उन्होंने 2 कटोरियां खाई, बाकी परिवार के सदस्यों ने भी खीर खाई, लेकिन दोनों बेटियों ने नहीं खाया। रात बीतती रही। 23 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 3 बजे का समय था। घर के सभी सदस्य सो रहे थे। राम प्रसाद मुख्य द्वार से पहले आंगन में सोए हुए थे। पुलिस के अनुसार इसी समय दोनों बेटियां उठी और अपने पिता के पास पहुंची। जांच में सामने आया कि उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमला तब तक जारी रहा जब तक राम प्रसाद ने दम नहीं तोड़ दिया। जांच अधिकारियों के अनुसार संघर्ष के दौरान राम प्रसाद ने बचाव की कोशिश की। इसी दौरान उनके हाथ में कुछ लंबे बाल आ गए थे। बाद में घटनास्थल के पास जो लंबे बाल मिले थे वे इसी संघर्ष की ओर इशारा कर रहे थे। अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी थी कि भूसे के ढेर में छिपाए गए खून से सने कपड़े, दोनों बहनों के हाथों पर चोट के निशान, डॉग स्क्वाड का घर के अंदर ही घूमते रहना और बयानों में अंतर, ये सभी तथ्य एक ही दिशा की ओर संकेत कर रहे थे। जिस घटना को पहले लूट और बदमाशों का मामला बताया जा रहा था वह दरअसल परिवार के अंदर की साजिश निकली। पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। जांच के दौरान जो लंबे बाल घटना स्थल से मिले थे वही बाल संघर्ष के समय टूटे थे। उन पर खून के निशान भी मौजूद थे। फॉरेंसिक टीम ने जब उनका परीक्षण किया तो यह साक्ष्य पुलिस की जांच के अनुसार साबित हुआ। अब पुलिस के पास परिस्थिति जन्य साक्ष्य बरामद, कपड़े, चोट के निशान और बयानों में विरोधाभास, सब कुछ एक ही दिशा में संकेत कर रहे थे। आखिरकार पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। जब यह सच्चाई सामने आई तो गांव के लोगों को यकीन करना मुश्किल हो गया। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि उनकी बेटियों में से एक ने प्रेम विवाह किया था जबकि दूसरी की शादी परिवार की सहमति से हुई थी। पुलिस लगभग 2 घंटे तक घर के अंदर रही। इसी दौरान हर कोने की तलाशी ली गई, हर छोटे बड़े पहलू पर ध्यान दिया गया। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से स्पष्ट होता जा रहा था कि मामला वैसा नहीं था जैसा शुरू में बताया गया। उसी समय प्रदेश में एक और चर्चित मामला चर्चा में था जब लखनऊ में एक युवक द्वारा अपने पिता की हत्या का खुलासा हुआ था। उस घटना ने भी सभी को झकझोर कर रख दिया और अब मोरना गांव की यह घटना सामने थी जहां 2 बेटियों पर अपने ही पिता की हत्या का आरोप सिद्ध हुआ। पुलिस ने दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। छोटी बेटी नाबालिग थी, इसलिए उसे कानून के अनुसार बाल संरक्षण गृह नोएडा भेज दिया गया। बड़ी बेटी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जब पुलिस ने प्रेस के सामने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो परिवार और गांव के लोग स्तब्ध रह गए। जिन बेटियों को गोद में खिलाया गया, जिनकी हर जरूरत का ध्यान रखा गया, वही उन्हीं पर इतना गंभीर आरोप सिद्ध होना किसी के लिए भी स्वीकार करना आसान नहीं था। गांव में हर तरफ यही चर्चा थी कि आखिर बात इतनी दूर कैसे पहुंच गई। क्या संवाद की कमी थी? क्या घर के अंदर का तनाव समय रहते सुलझाया नहीं जा सका? अब आगे का फैसला अदालत के हाथ में। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सजा या राहत का निर्णय होगा, लेकिन इतना तय कि इस एक रात ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं का आहत करना नहीं है। इसका मकसद है समाज को जागरूक कर। हर परिवार में मतभेद होते हैं, पीढ़ियों के बीच सोच का अंतर भी होता है, लेकिन संवाद का टूटना अक्सर बड़ी त्रासदियों की वजह बन सकता है। बच्चों पर निगरानी रखना जरूरी है, लेकिन अत्यधिक दबाव भी रिश्तों को कमजोर कर सकता है। परिवार में संवाद, विश्वास और संतुलन बेहद महत्वपूर्ण। गुस्से में लिया गया निर्णय पूरी जिंदगी को बदल सकता है। कानून अपना काम करता है, लेकिन समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। दोस्तों, इस जागरूकता भरी वीडियो को अंत तक देखने, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने और अपना सुझाव कमेंट में देने के लिए आप सभी का धन्यवाद कि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं। आप सभी सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।